भाई भाई सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आपका सबसे कम फेवरेट वाला सब्जेक्ट कौन सा है? अगला प्रश्न भैया यह है कि आप बचपन से ही पढ़ने में इतना तेज थे कि बाद में आपका रुझान बढ़ा है। मेरा अगला प्रश्न भैया आपसे यह है कि भैया आप अपने घर की स्थिति के बारे में कुछ बताइए। भैया मैं आपसे अगला प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई के लिए हार्डवर्क करने का मोटिवेशन कहाँ से पाते हैं? भैया मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि आप पढ़ने के लिए स्ट्रेटेजी मतलब कि टाइम टेबल क्या अपनाते हैं? भैया मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि दुनिया जिसे खतरनाक सब्जेक्ट कहती है वह केमिस्ट्री आपके लिए इतना आसान कैसे है? भैया मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है जब और बच्चे आपको केमिस्ट्री से डराते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है आप पर? भैया अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री के अलावा अदर सब्जेक्ट की स्टडी में क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? भैया मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि आप 11-12 के छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि आप निराला सर के संपर्क में कब आए और उनके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैं निराला सर के बारे में क्या ही बोलूँ, लेकिन मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि निराला सर जैसे टीचर से मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मतलब उनका जो समझाने का तरीका होता है वो मतलब जैसा उनका नाम है निराला सर, तो जो उनका पढ़ाने का तरीका होता है वही उनको निराला भी बना देता है। तो मैं मतलब सभी लोग से यही कहना चाहूँगा कि मतलब एक बार निराला सर का जो चैनल है कैनेट्स इंडिया, आप उस पर एक बार विजिट करें। और मतलब सर का ऑनलाइन कोर्स भी चलता है, आप ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। और मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि अगर आप एक बार पढ़ेंगे सर से तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जो आप सब लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ही मतलब डरावना सब्जेक्ट है या मुझे समझ में नहीं आती है, मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब सर से एक बार पढ़ने के बाद आप ये चीज़ें भूल जाएंगे और आपको भी केमिस्ट्री में पढ़ने में इंटरेस्ट बनेगा और आगे चल के कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में कुछ बड़ा हासिल करेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच अंश पांडे जी मौजूद हैं जो कि हमारे स्टूडेंट हैं और इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और लाइए मुँह मीठा कराएं। खाइए खाइए। इन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई किया है। जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो देखता था जब और बच्चे किसी और काम में व्यस्त रहते थे तब भी ये कंसंट्रेट रहते थे। कभी मुझे इनको ये नहीं कहना पड़ा कि इधर ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये सेल्फ से ही पढ़ाई के प्रति डिवोटेड थे और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है और हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है। इनको तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही ये जीवन के नित नए ऊंचाइयों को छुएं और इस कैनेट्स इंडिया परिवार के एक पहचान के रूप में देश में काम करें, यही मेरी शुभकामना है इनके साथ। मैं निराला सर से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे टॉपर भैया अंश पांडे को मेडल पहनाकर सम्मानित करें। लाइए। अब हम बातों को आगे बढ़ाते हुए इसके अगले स्टेज पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छुएं। भैया मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूं जिससे हमारे दर्शक आपके संघर्ष से अवगत हो सकें। हाँ पूछिए। सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? ये जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। इसमें मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट आता है वो मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। मुझे केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा फेवरेट लगती है। आपका सबसे कम फेवरेट वाला सब्जेक्ट कौन सा है? वैसे तो मेरा कोई कम फेवरेट या फिर ज़्यादा फेवरेट वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैं हर एक सब्जेक्ट को बराबर से देखता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे कंप्यूटर पढ़ना उतना पसंद नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में मुझे उतना ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आता है और अगर सच कहूँ तो मुझे कंप्यूटर समझ में भी नहीं आता है। अगला प्रश्न भैया यह है कि आप बचपन से ही पढ़ने में इतना तेज थे कि बाद में आपका रुझान बढ़ा है? देखा जाए तो बचपन से मैं पढ़ने में उतना तेज़ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता गया मतलब 5th 6th 7th क्लास में पहुंचा और चीज़ों को समझने लगा कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, मेरे घर की स्थिति कैसी है और मुझे आगे चल के कैसे क्या करना है, तब मैंने डिसाइड किया और तब मैंने जाना कि हाँ मतलब पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे पाकर मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। तो फिर वहीं से ही मेरे अंदर मतलब एक चाह बनी कि मैं आगे चल के पढ़ाई ही करूँगा और फिर वहीं से मैंने मेहनत करना शुरू किया, जिसका परिणाम आज यहाँ पर है और इस संघर्ष को मैं आगे जारी भी रखूँगा। मेरा अगला प्रश्न भैया आपसे यह है कि भैया आप अपने घर की स्थिति के बारे में कुछ बताइए। मेरे घर की स्थिति मतलब जैसे क्या है कि मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं और मतलब मेरे चाचा भी जो हैं वो भी एक बिजनेसमैन हैं।
तो एक छोटा मोटा बिजनेस है हमारे घर का, और जो है लेकिन मेरी पढ़ाई में कभी भी मेरे पिताजी हो गए या फिर चाचा जी हो गए कभी कोई कमी नहीं रखते थे। मैंने जो जब भी कहा कि मुझे पढ़ने के लिए ये ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने तुरंत मुझे प्रदान किया, जिसका मतलब परिणाम है कि घर वालों से और फैमिली वालों से, रिश्तेदारों से हमेशा मुझे सपोर्ट मिलता रहा कि तुम आगे पढ़ो, केवल पढ़ो। मतलब मुझे कोई दूसरा काम नहीं करने देते थे, मैं सिर्फ मुझे पढ़ने के लिए कहते थे तुम पढ़ो और तुम्हें कोई काम करने की घर की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों के पढ़ाई में गार्जियन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ाइए, और उसकी अगर ज़रूरतें हैं तो उसको पूरा करिए। और आपको बताएं, जो गार्जियन अपने बच्चों की ज़रूरतें नहीं पूरा कर पा रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो मित्रों इसी सब के लिए, ज़रूरतमंदों की सेवा करने के लिए, सहयोग करने के लिए ही मैं कैनेट्स इंडिया संस्था को गठित किया। मैं सभी अभिभावकों से ये आग्रह करता हूँ कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई ज़रूर कराइए, क्योंकि यही एकमात्र शिक्षा ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जिससे दुनिया बदल सकती है और चीज़ों में सुधार आ सकती है, वर्ड और प्रोग्रेस कर सकता है। अगर इसमें आप मेरा सहयोग लेना चाहें तो हमारे कैनेट्स इंडिया संस्था से ज़रूर जुड़ें, जिसका यूट्यूब चैनल भी है, एप्लीकेशन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। आप ऑनलाइन इसे सर्च कर सकते हैं। चलिए भैया प्रश्न पर आते हैं। भैया अब मैं आपसे अगला प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई के लिए हार्डवर्क करने का मोटिवेशन कहाँ से पाते हैं? देखिए, कोई मोटिवेशन जो होता है कहीं बाहर से नहीं मिलता है। आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, या फिर लाइफ में कुछ पाना है। तो जैसा कि मैं अपने पेरेंट्स को देखता था, अपने फैमिली वालों को देखता था कि वो मेरे लिए इतना सपोर्टिव रहते थे, मेरे हर एक ज़रूरतमंदों को पूरा करना चाहते थे, तो मेरी भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि मतलब मैं भी उनके लिए कुछ करूँ आगे चल के फ्यूचर में। जैसे आज वो मेरे लिए सहारा बन रहे हैं, तो मैं भी आगे चल के उनके लिए सहारा बनूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने घर वालों को एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाऊँ, और मेरे जो पिताजी का सपना है वो मैं पूरा कर सकूँ। यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। भैया मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि आप पढ़ने के लिए स्ट्रेटजी मतलब कि टाइम टेबल क्या अपनाते हैं? जैसे मेरा जो डेली रूटीन रहता था, मैं सुबह उठ के सब स्कूल जाता था, फिर स्कूल से जब मैं वापस आता था तो खाना खाता था, या फिर और जो थोड़ा बहुत काम रहता था मैं उसको करता था। फिर जो स्कूल का होमवर्क रहता था मैं उसको अपना पूरा करता था, और स्कूल के में जो पढ़ाई हुई चीज़ें रहती हैं उस दिन वो फिर उसको मैं शाम को रिवाइज करता था। अगर मुझे फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आती थी तो मैं उसके बेसिक्स पर जाता था, फिर उस पर अध्ययन करता था। अगर फिर भी मतलब मुझे चीज़ों में दिक्कत आती थी तो मैं दूसरे दिन आता था और उसके बाद स्कूल में टीचरों से उस पर चर्चा करता था। और अगर रही टाइम टेबल की बात, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप 10 घंटा 15 घंटा रोज़ पढ़ें। आप मतलब सभी लोग बताते हैं कि एक आप टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इतने बजे से ये पढ़ना है, इतने बजे से ये पढ़ना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। सबका मानसिक जो क्षमता होता है वो अलग अलग होता है। कोई 8 घंटा पढ़ता है, कोई 10 घंटा पढ़ता है, कोई जो होता है वो 6 घंटा पढ़ के उन चीज़ों को समझ लेता है, कोई जो 15 घंटा पढ़ के भी वो चीज़ों को नहीं समझ पाता है। तो वो आपके दिमाग की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना मेहनत करना है और कितनी देर तक करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब आप रात में 10-10 घंटा पढ़े या फिर सुबह पूरा दिन ही पढ़े ही जा रहे हैं। कम से कम आप पढ़ रहे हैं तो मतलब उसका रिजल्ट भी आपको दिखना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब दिखा रहे हैं कि दिन भर किताब लेकर बैठे हैं, रात भर किताब लेकर। आप 2 ही घंटा पढ़ें, 3 ही घंटा पढ़ें, लेकिन आप उसको एकदम फोकस से पढ़ें कि हाँ मतलब जो मैं 2-3 घंटे में पढ़ा आगे चल के मुझे उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। और फिर सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, बच्चे क्या करते हैं, जो डाउट रहता है, डाउट को मतलब जैसे उन लोग के अंदर डाउट आया तो फिर वो सब उसी को ऐसे छोड़ देते हैं या फिर उसको टीचर से पूछने की कोशिश नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, उसके मतलब बारीकियाँ को समझें कि मतलब कहाँ से ये चीज़ें शुरू हो रही हैं और मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। आप घर पे अलग अलग किताबों से, अलग अलग जगहों से मतलब उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा स्कूल जाकर वहाँ से समझ सकते हैं। मतलब आपको ये नहीं करना है कि अगर मेरे अंदर डाउट आ रहा है तो मतलब मैं क्लास में पूछ लूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी या फिर ये हो जाएगी। आपको अपने से मतलब है, मतलब अगर आपके अंदर डाउट आ रहा है कि मतलब ये चीज़ कैसे हुआ, तो अगर या तो वो सबसे छोटी चीज़ भी हो सकती है और कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है।
हो सकता है कि आपकी तरह और भी बच्चों के मन में भी वही डाउट आ रहा है, लेकिन आपकी तरह वो भी मतलब शर्मा रहे हो कि मतलब क्लास में अगर मैं ये डाउट पूछ लूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसा कुछ आप डरिए मत, मतलब आप डाउट को पूछते रहिए। और यही है कि मतलब नियमित रूप से पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करिए, डेली पढ़ाई करिए। ये नहीं है कि एक दिन आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो एक दिन आप 2 ही घंटा पढ़े। आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़िए, लेकिन आप डेली पढ़िए, कंसिस्टेंट से पढ़िए और फोकस होकर पढ़िए। भैया मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि दुनिया जिसे खतरनाक सब्जेक्ट कहती है वह केमिस्ट्री आपके लिए इतना आसान कैसे है? पहले मेरी केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं थी, मुझे केमिस्ट्री पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया तो उसमें न्यूमेरिकल नहीं बनते थे, ऑर्गेनिक हो गया तो उसमें रिएक्शन नहीं समझ में आते थे। तो शुरू में कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये डर था कि हाँ मतलब केमिस्ट्री एक खतरनाक सब्जेक्ट है। लेकिन 11th में जब मेरा संपर्क निराला सर से हुआ तो उन्होंने जिस तरह से मुझे चीज़ों को समझाया, या फिर जो भी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स होते थे वो एवरीडे लाइफ से मतलब जोड़ते गए और चीज़ों को इस तरह से समझाए कि मतलब हम लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। और फिर धीरे धीरे हम लोग को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि हाँ केमिस्ट्री भी हमारे आसपास की चीज़ों से जुड़ी हुई है, और अगर हम कोशिश करें और अगर एक हमें अच्छा टीचर मिल जा रहे हैं और मतलब अगर समझाने वाला कोई मिल जा रहा है, सपोर्टिव कोई मिल जा रहा है, तो कोई भी सब्जेक्ट हमारा इम्पॉसिबल नहीं है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हमें भयानक नहीं लगेगा। जब से मैंने निराला सर के संपर्क में आया तब से मतलब वो चीज़ों को बहुत ही सरल वे में और मतलब जो हमारे एवरीडे लाइफ होता है उसको चीज़ों से जोड़ते थे और फिर उस तरह से समझाते गए, और धीरे धीरे मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बनता गया, जिसका परिणाम आज आप लोग देख रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट खतरनाक नहीं होता है, अगर वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि मतलब वो उनको समझ में आना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि खतरनाक सब्जेक्ट हो गया, तो इसका कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है कि हम लोग उसके बेसिस को नहीं समझ पाते हैं। हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का एक अपना बेसिक होता है। जैसे सभी बच्चों को क्या होता है, क्यों नर्सरी से पढ़ाया जाता है, ताकि वो मतलब वो धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड कर सके, धीरे धीरे चीज़ों को समझे। अगर आपका बेसिक ही नहीं मजबूत रहेगा, या फिर आप जो मतलब निचले स्तर की चीज़ें होती हैं अगर आप उसी को नहीं समझ पाएंगे, तो 10th हो गया, 12th हो गया, इन सब क्लासेस में क्या होते हैं, चीज़ें थोड़ी मतलब बढ़ जाती हैं। तो अगर आपकी बेसिक ही नहीं स्ट्रांग रहेगी तो आप बड़ी चीज़ों को कैसे समझेंगे। यही धीरे धीरे मतलब आपके मन में ये पैदा कर देता है कि मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है बहुत ही खतरनाक होता गया है। मित्रों एवं प्यारे बच्चों, मैं जब मार्कर उठाया था पढ़ाने के लिए तो मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही क्यों चुना। जब मैं अध्यापक बना था तो मैंने देखा कि केमिस्ट्री के प्रति लोगों में बहुत दहशत है, लोग केमिस्ट्री समझ नहीं पाते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। और बच्चों की आप बात छोड़ दीजिए, जो टीचर हैं, कोई मैथ का टीचर है, बायोलॉजी का टीचर है, फिजिक्स का टीचर है, किसी और सब्जेक्ट का टीचर है, तो वो भी कहते हैं कि केमिस्ट्री हमारे भी समझ में नहीं आई थी। और ये एक अफवाह के रूप में फैल रही थी कि केमिस्ट्री जो है बहुत कठिन सब्जेक्ट है। बच्चों के साथ साथ टीचर भी ये कहते थे, तो मुझे बड़ा ऑड लगा। और जब मार्कर मैंने उठाया तो सोचा कि अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट को बच्चों के लिए इतना आसान बना दिया जाए कि उनको हिंदी से भी आसान, इंग्लिश से भी आसान लगने लगे। और इसी कार्य में मैं मित्रों लगा हुआ हूँ, और हमारे यूट्यूब चैनल भी आप देख रहे हैं, और मैं इन सब माध्यम से, ऐप भी हमने लॉन्च किया है, इन सब माध्यम से मैं केमिस्ट्री को आसान बनाने की कोशिश लगातार कर रहा हूं। और मैं बच्चों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपको केमिस्ट्री समझ में आती है, आपकी केमिस्ट्री बढ़िया है, तो आप मेरे पास ना आइए, जहां आप पढ़ रहे हैं मेहनत से पढ़िए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट चाहिए, और इतना इम्प्रूवमेंट चाहिए कि आप 95+ चाहते हैं अपने मार्क्स, और ये चाहते हैं कि जिस भी एग्ज़ाम में बैठे केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, तो मित्रों एक बार आप हमसे जुड़िए। हमारे चैनल पे पहले आप डेमो लीजिए, यूट्यूब चैनल पे फ्री वीडियोज आप देखिए। अगर आपको लगता है नहीं बढ़िया चल रहा है सब और हम एक दिन टॉपर बनेंगे ज़रूर, तब आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं। मित्रों भैया मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है, जब और बच्चे आपको केमिस्ट्री से डराते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है आप पर? देखिए, जब सब लोग मुझसे कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ही भयानक सब्जेक्ट है या फिर बहुत ही डरावना सब्जेक्ट है, मुझे समझ में नहीं आता है, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं लगते हैं या फिर ऑर्गेनिक के रिएक्शंस नहीं होते हैं, तब मैं उनकी बातों से घबराता नहीं हूँ और मैं अपने स्तर से उन चीज़ों को एनालाइज करता हूँ कि मतलब बच्चे या फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मतलब ऐसा कह क्यों रहे हैं कि मतलब केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती है या फिर मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं बन रहा है।
फिर मैं उसको चीज़ों को समझता हूँ और फिर उस पर एनालिसिस करता हूँ और मैं उनकी बातों को गलत साबित करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्हीं वही लोग जिम्मेदार हैं कि मतलब वो सब बेसिक से अपनी चीज़ों को स्ट्रांग नहीं किए और आज वो लोग केमिस्ट्री को दोष देते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ही भयानक सब्जेक्ट है। बहुत अच्छा। भैया अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री के अलावा अदर सब्जेक्ट की स्टडी में क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? अगर अलग सब्जेक्ट का देखा जाए तो मतलब ज़्यादातर बच्चे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश, हिंदी, यही सब मतलब सभी बच्चे मतलब 12th में जाकर चुनते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर फिजिक्स की बात रही तो आप सबसे पहले फार्मूला जो होता है, मतलब क्वेश्चन बहुत बच्चे कहते हैं कि मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या है कि मतलब जो चैप्टर के क्वेश्चन है आप पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझिए। बहुत बच्चे हैं क्या करते हैं कि मतलब जब कोई फार्मूला आ गया तो उसको रट लिए, फिर फार्मूला रट के उसके फिर क्वेश्चन करने चले गए। तो कुछ क्वेश्चन होंगे मतलब जो आपके डायरेक्ट फार्मूला पे लग जाएंगे, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन मतलब बुक में ऐसे भी दिए होते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो अगर आप केवल फार्मूला फिजिक्स में रट के करना चाहते हैं तो मतलब आप उससे बहुत अच्छा कर सकते हैं, पास हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मतलब आप बहुत कुछ मतलब केमिस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स में ये होता है कि आप एकदम उसको बेसिक से शुरू करिए। क्या होता है फिजिक्स में डेरिवेशन होता है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि केवल जो मतलब डेरिवेशन का जो रिजल्ट आया केवल उसी पर फोकस करते हैं और डेरिवेशन को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब आप पीछे क्वेश्चंस पर जाएंगे या फिर जब आप PYQ देखेंगे, मतलब बोर्ड के PYQ को देखेंगे, तो कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे भी मिलते हैं जो डेरिवेशन बेस्ड होते हैं। तो अगर डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया और आप अगर केवल फार्मूला रट के गए हैं तो जाहिर सी बात है आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिजिक्स में आप लोग डेरिवेशन पर भी ध्यान दीजिए कि मतलब ये चीज़ें मतलब जो फार्मूला आप रटे हुए हैं कहाँ से आया, कैसे क्या हुआ, या फिर कैसे वो चीज़ें आई यहाँ तक। और दूसरी बात फिजिक्स में यह है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके अप्रोच को समझिए कि मतलब क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है या आपसे निकलवाना क्या चाह रहा है, वो आंसर क्या आपसे चाहता है। बहुत बच्चे होते हैं कहते हैं कि मैं क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है या फिर उसका आंसर कैसे लिखें। तो इसके लिए आप पहले क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब बांट लीजिए कि मतलब क्या क्या दिया है। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए कि मतलब ये दिया है, फिर उसमें ये देखिए कि मतलब पूछ क्या रहा है। तो आप जैसे कि आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब दिया क्या है और फिर उसके बाद हमें पूछना क्या है। उसके बाद फिर आप देखिए कि मतलब मैंने चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा कहाँ है। तो अगर आप उसके बारे में पढ़े रहेंगे या फिर पीछे देखे रहेंगे तो अगर डायरेक्ट फार्मूला बेस होगा तो आप तो उसको डायरेक्ट सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन अब वही मैंने आपको बात बताई कि अगर डेरिवेशन रहा, डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन रहा, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों की बेसिक जो मतलब वो टॉपिक रहेगा या फिर जो क्वेश्चन रहेगा उसका जो बेसिक होगा आपको उसके बारे में जानना जरूरी होता है, तभी आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरी बात रही कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। आप कितने तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत होता है क्या मतलब जो लोअर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वही करा के मतलब चैप्टर को फिनिश कर दिया जाता है, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको अच्छे तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और ये भी नहीं है कि मतलब आप इधर का बुक ले लिए उधर का बुक ले लिए, 4 बुक 5 बुक लगा रहे हैं। आप 4-5 बुक को एक बार लगाने से अच्छा है आप एक बुक को 4-5 बार लगाएं। उससे क्या होगा, आप जितनी बार लगाएंगे आपके अंदर कुछ ना कुछ हर एक बार एक डाउट निकलेगा, या फिर आप जितनी बार उस बुक को लगाएंगे उतनी बार आपके अंदर मतलब कुछ ना कुछ आप उससे नया सीखेंगे। तो फिजिक्स में यही बात है कि मतलब प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फार्मूला पे ध्यान दीजिए और जो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं आप डेरिवेशन को भी समझिए और फिजिक्स को ये समझिए कि मतलब कहाँ से चीज़ें क्या आती हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तब तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आपको विजुलाइज करने के लिए आ गया या फिर आप उसको अपने समझ से करना चाहते हैं तो अगर आप चीज़ों को रटे रहेंगे तो बिल्कुल आप उसे नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर बायोलॉजी को देखें तो बायोलॉजी में क्वेश्चन सीधा NCERT बेस्ड आते हैं, जो 11, 12, 9, 10 की NCERT है। आप सिर्फ और सिर्फ NCERT को फॉलो करिए, आप उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो टीचर्स के नोट्स होते हैं उसको फॉलो करिए और जो हमारा NCERT मतलब NCERT जितना दिया वो इनफ है आपके लिए। कोई भी चाहे कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर आपका बोर्ड हो, NCERT आपके लिए इनफ है। उसके बाद अगर लैंग्वेज का देखा जाए, हिंदी और इंग्लिश देखा जाए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस ही मांगता है। जैसे इंग्लिश में क्या हो गया, इंग्लिश में हम लोग आंसर तो पता होता है हमको कि मतलब आंसर कैसे लिखना है। आप कहानी भी अच्छे तरीके से समझे रहते हैं कि मतलब कहानी में ये हुआ है। पोएम हो गया, पोएम भी आप अच्छे तरीके से पोएम ये कहना चाह रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है और जब बारी आती है उसे लिखने की तो कहीं ना कहीं बच्चे उसमें मतलब संकोच खाने लगते हैं कि मतलब मैं इस आंसर को कैसे लिखूँ, वो आंसर को फ्रेम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका वोकैब, मतलब जो वोकैब होता है वो आपका सबसे स्ट्रांग हो। आपको पता हो कि मतलब ये वर्ड हमारे लिए यहाँ पर सटीक बैठेगा, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि मतलब एक ही इंग्लिश वर्ड का कई मीनिंग होता है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब कहाँ पे कौन सा वर्ड हमारे लिए यूज करना अच्छा होगा। तो अगर आपका वोकैब मतलब स्ट्रांग होगा और आपके जो पहले सिंपल सेंटेंस स्टार्ट करिए, आप छोटे छोटे सेंटेंस को बनाइए, फिर उसको एक मतलब 2-3 लाइन में उसको चेंज करने का कोशिश करिए, फिर उसके बाद में पैराग्राफ में चेंज करने की कोशिश करिए। तो अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, आंसर को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, जो चैप्टर के अंदर कीवर्ड्स दिए रहते हैं, जो चैप्टर के अंदर कीवर्ड्स रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर चेक करते हैं वो कहीं ना कहीं वही चैप्टर्स के कीवर्ड्स आपको देखना चाहते हैं। तो अगर आप आंसर लिख रहे हैं, आप मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप चैप्टर के कीवर्ड्स नहीं लिख के आ रहे हैं, मतलब चैप्टर में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मतलब उस आंसर में लिखना एकदम ज़रूरी होता है, अगर वो आप नहीं लिख के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका नंबर जरूर कटेगा। लेकिन अगर आप चैप्टर के वही कीवर्ड्स अगर आप लिख दे रहे हैं और अंडरलाइन कर दे रहे हैं, तो जो टीचर का ध्यान होता है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स पे जाता है। तो उससे क्या होता है, टीचर्स को ये लगता है कि हाँ मतलब बच्चे ने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा या फिर उसको पूरी लाइन अच्छे से समझ में आती है। तो हिंदी इंग्लिश में बस यही करना है कि मतलब लास्ट में सैम्पल पेपर को आप लोग को अच्छे से सॉल्व करना है। अनसीन पैसेज दोनों में आता है, अनसीन पैसेज की आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है कि मतलब कैसे क्वेश्चन हमको लिखना है। आप इंग्लिश हिंदी में क्या है कि अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा, आप पीछे जाके आंसर को पढ़िए कि मतलब क्वेश्चन मतलब ऐसे दिया तो मैं आंसर कैसे फ्रेम करूं। उसके बाद आंसर को पढ़ के उसके बाद अपने आप से फ्रेम करने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा, आपके माइंड में कहीं ना कहीं जो वर्ड्स आप पढ़े रहेंगे, कहीं ना कहीं लिखते टाइम आपके अंदर हिंट होगा। तो अगर हिंट होगा तो आप जाहिर सी बात है कि मतलब कोई आंसर्स को अच्छा फ्रेम कर लेंगे। तो यही सब अपनाइए और बाकी सब्जेक्ट में वही है कि अच्छे से पढ़िए। भैया मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि आप 11-12 के छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं जो 11 और 12 में आने वाले जो मतलब बच्चे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 10th तक तो बहुत अच्छा करते हैं और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में भी आती हैं, लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं 10th से 11th में तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदल जाती हैं। अगर आप 10th का एक बार सिलेबस उठा लीजिए और एक बार आप 11th का सिलेबस उठा लीजिए, तो जितना मतलब 10th का पूरा साइंस है उतने में केवल फिजिक्स का एक वैल्यूम है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सिलेबस होता है वो बहुत ही मतलब बड़ा हो जाता है। और उसके बाद जो 11th का सिलेबस है वो ये नहीं है कि आप सीधा फार्मूला रट लिए उसके बाद उसको लिख के कॉपी में नंबर पा गए। 11th की जो चीज़ें हैं वो हमारे समझने वाली चीज़ें हैं, या फिर हम उनको जब तक हम उनको अच्छे से समझेंगे नहीं, अपनी डेली लाइफ के से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमको चीज़ों में समझ में नहीं आएगा। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, शुरू में पढ़े वो NLM पढ़ लिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिए और मोशन इन 2D पढ़ लिए, 1D पढ़ लिए। तो ये सब जब आते हैं तो हर एक क्वेश्चन का मतलब अलग अप्रोच बनता है 11th में। हर एक क्वेश्चन में आप लोग को समझना पड़ेगा कि हमको कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होता है। कहीं का भी फार्मूला कहीं भी उठ के लग जाता है। तो बच्चे इससे क्या होता है, अपना पेशेंस खो देते हैं कि मतलब मुझसे क्वेश्चन नहीं बनने हैं, ये होगा वो होगा, मैंने शायद मैथ लेकर फिजिक्स लेकर गलती कर दी, इससे बड़े मैं कॉमर्स ले लिया होता। तो मतलब सबसे मेन बात आपको पेशेंस नहीं खोना, क्योंकि ये मेरे साथ खुद हुआ था कि मैं जब शुरू में 11th में आया था तो मुझसे क्वेश्चंस नहीं बनने थे। तो मैं भी आप लोग की तरह मतलब ये सोचता था कि मतलब क्वेश्चंस नहीं बनने कैसे क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे, उन चीज़ों को बार बार विजुलाइज करेंगे, और जैसे मान लीजिए पहली बार में अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनना है तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपको ये नहीं करना है। जैसे अगर आपसे पहली बार में कोई क्वेश्चन नहीं बनना है तो उसको डाउट को जो मतलब जिस वजह से नहीं बनना है उसको उस डाउट को आप लोग सॉल्व करिए और फिर उस पर सर्कल कर दीजिए। और फिर जैसे 2 दिन 3 दिन बाद आप उस क्वेश्चन को फिर से अटेंड करिए जो आपसे क्वेश्चन नहीं बना था। तो इससे क्या होगा, जो मतलब पिछली बार आप मतलब भूल गए थे कि मतलब कहाँ पे कैसे क्या अप्रोच करना है, इस टाइम आपके दिमाग में वो हिंट करेगा कि हाँ मतलब ये वाला क्वेश्चन ऐसे लगेगा। तो हर एक चैप्टर में आपको सिर्फ ऐसे ही करना है कि मतलब चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चंस को लेकर एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है मतलब चैप्टर कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। और यही है कि मतलब अगर किसी टॉपिक में या फिर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहा है तो उसको तुरंत वहीं पे सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो वही होता है कि बाद में मतलब पूरा चैप्टर वो डाउट की तरह बन जाए। शुरू में कोई डाउट आ गया और लोग सॉल्व नहीं करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, मतलब वो पूरा चैप्टर ही डाउट में आ जाता है। और टीचर भी अक्सर क्या कहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा 11th की फिजिक्स या फिर 11th की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ है। तो आपको जो आप संघर्ष कर रहे हैं या फिर आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपको हावी नहीं होने देना है। आप अपने संघर्षों पर, आपके अपने हार्डवर्क पर भरोसा रखिए और कहीं ना कहीं अपने माता पिता को देखिए कि मतलब वो हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं के बारे में सोच के आप सिर्फ मेहनत करते जाइए, सफलता आपके हाथों में होगी। भैया मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि आप निराला सर के संपर्क में कब आए और उनके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैं निराला सर के बारे में क्या ही बोलूं, लेकिन मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि निराला सर जैसे टीचर से मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
मतलब उनका जो समझाने का तरीका होता है वो मतलब जैसा उनका नाम है निराला सर, तो जो उनका पढ़ाने का तरीका होता है वही उनको निराला भी बना देता है। वह जैसे टीचर्स क्या होते हैं कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को केवल फोकस करते हैं, लेकिन जो हमारे निराला सर हैं ये टॉपर बच्चे को तो फोकस करते हैं क्योंकि इनको पता है कि जो मेरा टॉपर बच्चा है वो कहीं ना कहीं अच्छा ही करेगा, लेकिन जो वीक बच्चे होते हैं उन पे ज़्यादा टारगेट करते हैं। या फिर जैसे वो जिस दिन स्कूल में क्लास में अटेंडेंस उनकी नहीं होती थी तो सर को ये पता होता था आज कौन सा वीक स्टूडेंट मतलब इस क्लास में नहीं आया है। उनको शायद ये ना पता हो कि आज कौन सा टॉपर बच्चा स्कूल में ना आया हो, लेकिन उनको ये ज़रूर पता होता था मतलब इस क्लास का आज वीक स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आया है, क्योंकि उनका जो टारगेट होता उनका जो मतलब लक्ष्य होता था वो वीक स्टूडेंट को ऊपर तक ले जाना होता था। तो मैं मतलब सभी लोग से यही कहना चाहूँगा कि मतलब एक बार निराला सर का जो चैनल है कैडेट्स इंडिया, आप उस पर एक बार विजिट करें, और मतलब सर का ऑनलाइन कोर्स भी चलता है, आप ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। और मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि अगर आप एक बार पढ़ेंगे सर से तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जो आप सब लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ही मतलब डरावना सब्जेक्ट है या मुझे समझ में नहीं आती है, मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब सर से एक बार पढ़ने के बाद आप ये चीज़ें भूल जाएंगे और आपको भी केमिस्ट्री में पढ़ने में इंटरेस्ट बनेगा और आगे चल के कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में कुछ बड़ा हासिल करेंगे। ठीक है मित्रों, अंश पांडे जी ने जो हम लोगों के बीच इतना समय दिया इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इस इंटरव्यू के माध्यम से ऐसे विद्यार्थी जो संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष में जो जो समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनके लाइफ में वो समस्याएं नहीं आई थी, लेकिन इन्होंने कितने दृढ़ता से उसको डिफीट किया और अपने संघर्ष को इन्होंने उन परिस्थितियों में भी जारी रखा जब इनको अदर लोग डिमोटिवेट करते थे। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब आप कोई काम कर रहे हो और आपको कोई डिमोटिवेट करने वाला मिल जाता है तो पूरा खेल ही पलट देता है और आपके संघर्ष को फिर से वो जीरो पर पहुंचा देता है। ऐसे कंडीशन में मित्रों अपने संघर्ष पर भरोसा रखें और लोगों को कहने दीजिए। लोगों का काम है कहना, भैया रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन उन पर भी उंगली उठाने वालों ने उठाई। तो आप ये ना सोचिए आप गलत हैं सही हैं, जो भी हैं लोग गलत रहेंगे आप तब भी लोग उंगली उठाएंगे, सही रहेंगे तब भी उठाएंगे। आपके संघर्ष को इंसान जो है केवल नकारात्मक तरीके से ही देखता है, बस सफलता को पॉजिटिव तरीके से देखता है। तो हमें ये सोच के चलना है कि आज जो लोग हमारी अवहेलना कर रहे हैं, एक दिन हमारी सफलता जब मिलेगी तो वही लोग हमारी तारीफ़ करेंगे। बस मित्रों यही सब आप अपने दिमाग में रखिए। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि केवल केमिस्ट्री ही नहीं, मैं ऐसे ऐसे टीचरों को अपने चैनल पर लाना चाहता हूं, अपने साथ जोड़ना चाहता हूं जिनको 20-25 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस है, अनुभव प्राप्त है, जो 8-10 किताबों को एकदम कंठस्थ कर लिए हैं, क्वेश्चन पर बेहतरीन कमांड है, एक एक क्वेश्चन कई तरीके से लगाते हैं। मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री के और भी टीचर मैं रखूँगा, इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज पर, ये सब चीज़ें बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। बस मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ कि आप इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाएँ। बस मैं ये करबद्ध निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। अब आप हमारे इस मिशन को कहाँ तक पहुँचाते हैं, दुनिया के किस किस क्षेत्र में पहुँचाना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर है। तो ठीक है मित्रों, फिर इस कार्यक्रम से हम लोग विदा लेना चाहते हैं। तो एक बार मैं अपने स्टूडेंट अंश पांडे को गले लगाकर और फिर उनको विदा करेंगे। तो ये सब दृश्य आप देखिए और आशीर्वाद हम लोगों को दीजिए। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, ये सब आप करिए। मित्रों, मैं इनसे परिचय करा देता हूँ। ये भी हमारे छात्र हैं जो कि 11th पास करके इस बार 12th में गए हैं। इनका नाम है जयेंद्र सिंह। किस ज़िले के हैं आप? बहराइच से। जो कि बहराइच ज़िले के हैं और यहाँ बस्ती में अध्ययन कर रहे हैं और इनका भी इच्छा है एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करने का। बस आप लोग दुआ करिए कि ये भी अपने मुकाम तक पहुँचें और ऐसे ही शानदार इंटरव्यू उनके साथ भी अरेंज किया जाए। तो मित्रों, आप लोग हमें दीजिए इजाज़त। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए, अपना प्यार आशीर्वाद प्रदान करते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।